नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग थाइमस ग्रंथि को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले थाइमस ग्रंथि के लोकेशन को देखते हैं। तो ये आपका जो है थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के नीचे से ही एक विशेष प्रकार की संरचना और निकलती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, यानी कि श्वसन नली, विंड पाइप। इस विंड पाइप के ऊपर ये विशेष प्रकार की संरचना आपको दिख रही है। ये रिंग शेप्ड संरचना होती है जो कि ट्रेकिया के ऊपर होती है। ये रिंग शेप्ड संरचना। आगे चल करके ट्रेकिया जो आप देख रहे हैं ये दो हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं दोनों हिस्सों से आपका ये फेफड़ा जुड़ा है। तो आपके शरीर में दो फेफड़े हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े हैं। तो इधर वाला जो आप ये फेफड़ा देख रहे हैं इसे कहा जाता है राइट लंग्स, यानी कि दायां फेफड़ा। और इधर वाला जो आप ये देख रहे हैं इसे कहा जाता है लेफ्ट लंग्स, यानी कि बायां फेफड़ा। इधर जो आपका है, इधर है राइट लंग्स, इधर है आपका लेफ्ट लंग्स। इन दोनों लंग्स के बीच में एक और विशेष प्रकार की संरचना है जिसे कहते हैं हार्ट। ये जो हार्ट है दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो आपका लेफ्ट लंग्स है ये साइज में कुछ छोटा है और जो राइट लंग्स है वो साइज में बड़ा है। इसका कारण है दोनों फेफड़ों के बीच में इस हार्ट का होना। आपका जो हार्ट है वो आपके लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट फेफड़े के तरफ है। इसीलिए जो आपका लेफ्ट मनुष्य के शरीर का जो लेफ्ट फेफड़ा होता है, यानी कि बाएं साइड का फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और दाएं साइड का फेफड़ा बड़ा होता है। और इसी हार्ट के ऊपर में पाया जाता है, इस श्वास नली से लगा हुआ है आपका ये थाइमस ग्रंथि। तो ये आपका थाइमस ग्रंथि है। आइए देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड, इसे हिंदी में कहते हैं थाइमस ग्रंथि। पहला पॉइंट देखिए, वक्षीय कटहरे के पास दोनों फेफड़ों के बीच में श्वास नली से लगे होते हैं। यानी कि जो थाइमस ग्रंथि है आपका, जो ये वक्षीय कटहरा है, ये जो हड्डी है ये, इसको वक्षीय कटहरा बोलते हैं। तो वक्षीय कटहरे के पास जो दोनों फेफड़ा है इनके बीच में श्वास नली से ये कनेक्टेड रहता है। कौन? आपका थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह ग्रंथि 12 से 14 वर्ष तक मुख्य रूप से अपने हार्मोन का स्रावन करती है। ये जो थाइमस ग्रंथि है ये अपने हार्मोन का स्रावन जो है बच्चे के जन्म से लगभग 14 वर्ष के उम्र तक अपने हार्मोन को स्रावन करती है। उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि 3 प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। तो कौन कौन सा हार्मोन? थाइमोपोएटिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन है थाइमोल्यूटिन हार्मोन और तीसरा है थाइमोसिन हार्मोन। पहला थाइमोपोएटिन हार्मोन, दूसरा थाइमोल्यूटिन हार्मोन और तीसरा थाइमोसिन हार्मोन। इनमें से जो ये दो हार्मोन है, थाइमोपोएटिन हार्मोन और थाइमोल्यूटिन हार्मोन, ये WBC के कार्यों का विभेदन करता है। WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये आपका जो श्वेत रुधिर कणिका है ब्लड के अंदर जो पाया जाता है उनके कार्यों का विभेदन करता है ये दोनों हार्मोन। देखिए, WBC जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये भी अलग अलग तरह के काम करते हैं WBC के अंदर। और दूसरा है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट और तीसरा है मोनोसाइट। ये WBC के अंदर सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट्स। तो जब भी आपके शरीर में कोई बाहर से कोई एंटीजन आएगा तो उस एंटीजन को पहचान कर मारने का काम करता है आपका T लिम्फोसाइट, यानी कि एंटीजन को मार देगा। जब भी कोई बाहर से एंटीजन मतलब कोई भी रोग फैलाने वाला जो कारक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो या कोई अन्य रोग कारक हो, तो वो जब आपके शरीर में आएगा तो T लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसको पहचान करके उसको मारेगा।
तो जब मार देगा तो जो मरा हुआ सेल बचा हुआ रहेगा, मरा हुआ अवशिष्ट बचा हुआ रहेगा, उसको मोनोसाइट्स जो है भक्षण कर लेगा, मतलब उसको खा करके खत्म कर देगा आपका मोनोसाइट्स। तब जाकर के सूचना फिर से मिलेगी जाकर के बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट जिस एंटीजन को मारा है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। ये एंटीबॉडी जब भी उस तरह का कोई एंटीजन आपके शरीर में आएगा तो पुनः ये एंटीबॉडी जो है उसको पहचान करेगा और उसको क्या करेगा, मार गिराएगा। तो ये काम होता है। इन सारे कामों को करवाने का काम कौन करता है, ये दोनों हार्मोन। ये किससे निकलता है, थाइमस ग्रंथि से। यानी कि ये जो थाइमस ग्रंथि है WBC के काम को 6 से मतलब 12 से 14 साल तक जो निकलता है आपके शरीर में, तो इतना साल तक एक मतलब बच्चे के जन्म से लेकर के लगभग 14 वर्ष तक WBC को उनके कार्यों को सिखाता है। जब WBC उनके अपना कार्य सीख लेती है तो फिर ये निष्क्रिय हो जाता है, अपना काम बंद कर देता है। क्योंकि WBC सीख जाती है कि कोई एंटीजन आया है उसके खिलाफ उसको मारना है, फिर ये जो मोनोसाइट है उसको भक्षण करना है, और उसके बाद फिर जो बी लिम्फोसाइट है उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये सारे कामों को जब WBC सीख जाता है करने के लिए खुद से, तो फिर ये निष्क्रिय हो जाता है। मतलब जब भी कोई एंटीजन आएगा तो अब बिना थाइमस ग्रंथि के इंफॉर्मेशन के ही WBC अपने आप काम करने लगेगा। तो इस स्थिति में अब WBC को ये जो है थाइमस ग्रंथि कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब WBC स्वयं से अपने कामों को कर रहा है। तो इसका थाइमस ग्रंथि का कोई काम रहता नहीं है, मतलब एक तरह से ये मुखरा बन करके खड़ा रहता है, क्योंकि ये पहले से किसी को क्या किया है, काम सिखा दिया है। जब मान के चलिए आप किसी को ड्राइविंग सिखाते हैं तो जब वो सीख जाता है तो आप बगल के सीट पर बैठ करके चलिए, उसको बताना नहीं पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब ये थाइमस ग्रंथि WBC को इनके कार्य को सिखा देता है तो WBC अपने आप इन सारे कार्यों को करने लगता है। तो फिर ये टुकुर टुकुर क्या करेगा, देखेगा। चलिए देखिए आगे। लगभग 14 वर्ष के बाद थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन हेसल्स के कण कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन को मारकर एंटीबॉडी बनाती है। जब व्यक्ति का उम्र 14 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ये निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन 14 वर्ष के बाद भी तो किसी व्यक्ति के शरीर में कोई एंटीजन आएगा, कोई रोग फैलाने वाला कारक आएगा, तो फिर उसके खिलाफ कौन एंटीबॉडी बनाएगा। तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है कुछ विशेष प्रकार के कण, जिसका नाम है हेसल्स के कण। ये क्या करता है, उस एंटीजन के खिलाफ क्या करता है, उसको मार करके एंटीबॉडी बनाता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।